चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के लेखक हैं विष्णु खरे जी। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1977 स्विट्जरलैंड में हुई थी। चार्ली चैपलिन की जन्म शताब्दी सन 1989 में मनाई गई थी। पाठ की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि अगर ये साल चार्ली चैपलिन की जन्म शताब्दी का ना होता तो भी यह चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यानी 75 सालों से चार्ली चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों का मनोरंजन भी कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृति की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे जीवन भर याद रखेंगे। यानी चार्ली की फिल्में उस समय लोगों में जितनी लोकप्रिय थी, आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इसी जुनून से उनकी फिल्में देखेंगी। और ये किसी देश विशेष का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की संस्कृतियों के लोगों का मनोरंजन करती हैं। पश्चिमी देशों में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा था, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूता खाते हुए देख रहा है। यानी नई पीढ़ी भी चार्ली की फिल्मों को बहुत पसंद करती है। चार्ली की फिल्में बुद्धि की बजाय भावनाओं पर टिकी हुई हैं। उनकी फिल्मों में भाषा का प्रयोग बहुत ही कम होता है और वो अपने चेहरे के हाव भाव से ही अपनी भावनाओं को सामने लाते हैं। उनके अंदर की मानवता उनकी फिल्मों में साफ झलकती है। इसलिए चार्ली की फिल्मों का आनंद हर वर्ग के लोग लेते हैं, फिर चाहे वो पागल खाने के मरीज हों या महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया और वर्ग वर्ण व्यवस्था को भी जोड़ा। चार्ली चैपलिन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष और परेशानियां देखी। उनकी माँ एक तलाकशुदा महिला थी और स्टेज के दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी। बाद में मानसिक रोगी भी हो गई थी। भयानक गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना उनके लिए आसान नहीं था, मगर उन्होंने परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। चार्ली की नानी खाना बदोश परिवार से थी, मगर उनके पिता यहूदी वंश से थे। इसी कारण चार्ली का चरित्र बाहरी और घुमंतू था। चार्ली चैपलिन ने कभी भी मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास, उच्च वर्गीय यानी ऊपरी क्लास जीवन के मूल्यों को नहीं अपनाया। उनकी फिल्मों में भी उनकी छवि खानाबदोश आवारा टाइप की है। शायद इसी कारण वे इतने ज़्यादा लोकप्रिय और फेमस हुए और इसी कारण वो अपने आप को सामान्य वर्ग यानी जनरल क्लास से जोड़ सके। लेखक कहते हैं कि उनकी फिल्मों के बारे में लिखना या उनकी समीक्षा करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देता, बल्कि कला सिद्धांत अपने आप बनाता है। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में सामान्य जीवन की वास्तविकता को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया है, जो हमें अपने आसपास की घटित होने वाली घटनाओं के जैसी ही लगती हैं। और चार्ली चैपलिन का चरित्र भी बड़ा जाना पहचाना सा लगता है। बचपन की 2 घटनाओं ने चार्ली के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, जिन्हें उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। एक बार वो जब बीमार हो गए थे, तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह की कहानी सुनाई, जिसकी सूली पर चढ़ने की बात आते ही माँ बेटा दोनों रोने लगे। और दूसरी बात, जब उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने कसाई घर से एक भेड़ भागी जा रही है। भेड़ को पकड़ने के लिए कसाई उसके पीछे पीछे गिरते
पड़ते दौड़ता जा रहा है और जैसे तैसे भेड़ को वो पकड़ लेता है, जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं। और बाद में चार्ली सोचते हैं कि कसाई घर में उस भेड़ के साथ क्या होगा। शायद ये दो घटनाएं चार्ली के जीवन की भावी फिल्मों के आधार यानी हास्य के साथ करुणा भी बनी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भारत की कला में कई रसों का वर्णन किया गया है। कुछ जगहों पर कुछ रसों का सुंदर मेल भी देखने को मिलता है, मगर करुणा का हास्य में परिवर्तित हो जाना यानी दुख और तकलीफ का हंसी और मजाक में परिवर्तित होना, ये भारतीय परंपरा में कहीं नहीं मिलता। रामायण और महाभारत में जो भी हास्य है वो एक दूसरे के ऊपर है, खुद के ऊपर नहीं। सांस्कृतिक नाटकों में मशखरे के मनोरंजन में भी करुण और हास्य रस का सामंजस्य देखने को नहीं मिलता। बावजूद इसके भारत में चार्ली चैपलिन की फिल्मों को हर वर्ग के लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि गांधी और नेहरू चार्ली को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में करुणा और हास्य को एक साथ प्रस्तुत किया। इस तरह का प्रयास इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेखक कहते हैं कि किसी भी समाज में गिने चुने लोगों को ही अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना मारा जाता है, यानी हमारे समाज में नायक यानी हीरो बहुत कम हैं। लेकिन चार्ली चैपलिन और जॉनी वॉकर किसी भी व्यक्ति को कह दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति कभी ना कभी दूसरे को मशखरा समझता है और उस पर हंसता है। भारत में राज कपूर को चार्ली चैपलिन का भारतीय अवतार माना जाता है, यानी भारत के चार्ली चैपलिन राज कपूर माने जाते हैं। भारतीय फिल्मों में अभी भी करुणा और हास्य को एक साथ मिलाकर नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि राज कपूर की फिल्म आवारा और श्री 420 से पहले हीरो के अपने आप पर हंसने और हीरो पर किसी और के हंसने की परंपरा नहीं थी। राज कपूर ने यह परंपरा शुरू की। बाद में उन्होंने मेरा नाम जोकर में भी इसी तरह का किरदार निभाया। यह एक साहसिक प्रयोग था जिसमें राज कपूर सफल भी हुए थे। उन्होंने चार्ली का भारतीयकरण किया जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। हालांकि यह भारतीय साहित्य और भारतीय मानसिकता के बिल्कुल खिलाफ था। इसके बाद भारतीय फिल्म जगत में एक नए दौर की शुरुआत हुई। आगे लेखक कहते हैं कि चार्ली का बच्चों जैसा दिखना भी उनकी एक विशेषता है। इसकी वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो किसी भी संस्कृति या कल्चर को विदेशी यानी बाहरी नहीं मानते। उनको देखकर एक अपनापन सा लगता है। उनकी फिल्मों में जितनी भी बुरी चीज़ें या जितने भी बुरे लोग दिखाए जाते हैं, जैसे खलनायक, विलेन, वो विदेशी लगते हैं। लेकिन चार्ली हमें हम जैसे लगते हैं, यानी हम चार्ली बन जाते हैं। चार्ली हमारे जैसे हैं और हम चार्ली जैसे, यानी हर एक इंसान को अपने अंदर चार्ली दिखाई देता है। और आखिरकार लेखक कहते हैं कि हम सब चार्ली हैं क्योंकि हम सब सुपरमैन नहीं हो सकते। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।